वेलकम बैक फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फंक्शंस को। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के अंदर फंक्शंस के से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे एक सिंगल वीडियो में समझने वाले हैं। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहाँ से जाके आप नोट्स को भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शंस हमारे होते क्या हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो तो यही है, व्हाट आर फंक्शंस, की फंक्शंस एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, फंक्शंस को हम सब प्रोग्राम भी कहते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम का ही छोटा रूप ये होते हैं। और प्रोग्राम के अंदर आपके इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं, आपके कुछ फंक्शंस होते हैं जो मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं, एंड कुछ फंक्शंस हम खुद भी यहाँ पे बनाते हैं जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। यानी कि फंक्शंस के टाइप जो हैं वो तो तीन टाइप के होते हैं, इनबिल्ट या जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, दूसरा आपका जो मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं, और तीसरा यूज़र जो है वो खुद डिफाइन करता है। अब फंक्शंस के फ़ायदे क्या हैं। एक तो सबसे पहले फंक्शंस में ये है कि हमारा जो पूरा सोर्स कोड है, हमारा जो कोड है वो हमारा छोटा हो जाता है, उसका साइज जो है वो रिड्यूस होता है। साथ ही में हमारा यहाँ पे टाइम भी सेव होता है। प्रॉब्लम को एक बड़ा अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम को हम तोड़ के बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेमोरी भी हमारी सेव करता है। एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो तो आपके तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक उनको इन्वोक नहीं किया जाता। तो ये कुछ फीचर्स हैं या इसके कुछ एडवांटेजेस हैं फंक्शंस को यूज़ करने के। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं, तो अगर आप साथ साथ भी नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो इसके टाइप्स हमारे ये हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की, या इनबिल्ट फंक्शंस जिसको कहा जाता है, तो ये ऑलरेडी हमने क्लास 11th में पढ़ा है। जैसे आपका प्रिंट फंक्शन है जो स्टैंडर्ड डिवाइस में हमको आउटपुट देता है, या इसके अलावा इनपुट फंक्शन हमारा है, तो इनपुट फंक्शन हमारा यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इंट है, फ्लोट है, लिस्ट है, टपल है, ये जितने भी फंक्शन से कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इनको ऑलरेडी अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है हमने इन्हीं को इसमें डिस्कस किया था। इसके अलावा कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं जो मॉड्यूल के अंदर होते हैं, यानी कि डायरेक्टली उनको यूज़ नहीं करना पड़ता, उसके लिए हमको एक फ़ाइल को इम्पोर्ट करना पड़ता है, यानी कि फ़ाइल को अपने सोर्स कोड में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इनको हम कहते हैं फंक्शंस इनसाइड मॉड्यूल, यानी कि जो मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल एक फाइल है सिंपली, और इसके अंदर जो फंक्शंस होंगे तो उसके लिए सबसे पहले उस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ मॉड्यूल है, तो इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से हम ये करते हैं। तो इंपोर्ट, देन हम यहाँ पे लिखेंगे मैथ, यानी कि इंपोर्ट हम कर रहे हैं मैथ को। इसके अलावा अगर और भी मॉड्यूल हैं जैसे रैंडम मॉड्यूल है या और कोई मॉड्यूल है तो उसको हम कॉमा करके यहाँ पे सभी को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट में देखिए, अगर हम यहाँ पे मैथ को इंपोर्ट कर रहे हैं और इसका अंदर एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल पावर फंक्शन, POW फंक्शन, तो ये किसी भी नंबर की पावर या एक्सपोनेंट हमको देता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल है। हम यहाँ पे पहले लिखते हैं मॉड्यूल का नाम, देन डॉट जो उसका फंक्शन है, यानी कि इस फाइल के अंदर इस नाम का फंक्शन है। तो हमने कहा 2 की पावर 5 जो है इसको हमने सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है, ये जो पावर फंक्शन है ये इस मॉड्यूल के अंदर या इस फाइल के अंदर था। तो हम पहले मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, कोई भी आपका मॉड्यूल हो सकता है, एंड देन हम यहाँ पे उस फंक्शन को लिखेंगे जो उस मॉड्यूल के अंदर है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए 2 की पावर 5 यानी कि 32, तो आंसर हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे केवल एक यही मेथड नहीं है किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप मैथ ना लिखें या कोई बड़ी आपकी फाइल नेम है तो बार बार आप उसको रिपीट ना करें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज, यानी कि इंपोर्ट मैथ एज एम, यानी कि अब हमने इसको इंपोर्ट तो किया है लेकिन एज एम किया है। तो यहाँ पे अब मैथ की जगह हमको एम लिखना होगा, यानी कि इसको हमने सॉर्ट कर दिया। तो दो तरीके तो ये हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिसमें हम लिखेंगे फ्रॉम मैथ, यानी कि मैथ से इंपोर्ट कीजिए जो भी आपको इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल पावर फंक्शन, ऐसे कॉमा करके आप सभी को इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक ही बार में आपने सभी को इंपोर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं स्टार सिंबल को। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एवरीथिंग इसका मतलब है। तो हम जब फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो तब हमको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, अभी भी आंसर सेम है लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पे हमने मैथ डॉट जो उसका नाम है नहीं लिखा। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर कुछ हमारे फंक्शन हैं जैसे पावर है, हमारा फ्लोर है, सीलिंग है, साइन, कॉस, टेन, यानी कि मैथमेटिकल जितने भी फंक्शन होते हैं वो हमारे मैथ के अंदर हैं। और इसके अलावा एक और हमसे फंक्शन पूछा जा सकता है जो कि है हमारा रैंडम मॉड्यूल।
इंपोर्ट रैंडम, ये भी एक मॉड्यूल है और इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो फ्रॉम इंपोर्ट रैंडम एज आर, चलिए हम कर लेते हैं। देन हम प्रिंट कर देते हैं आर डॉट, यानी कि एक तरीके से रैंडम डॉट, सबसे पहले जो फंक्शन है वो रैंडम ही है। और ये फंक्शन जो है ये हमको रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करके देता है आपका लेस देन 1, यानी कि लेस देन 1, 0.85, 0.79, इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं वो हमको रैंडमली कोई भी सिलेक्ट करके देगा। इसका आउटपुट चलिए देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट आया 0.111, यानी कि 1 से छोटा हमको मिला है। इसके अलावा रैंडम के अलावा यहाँ पे रैंड इंट भी होता है। तो प्रिंट करके देखते हैं आर डॉट रैंड इंट को। तो रैंड इंट हमें इंटीजर वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक हमें कोई भी रैंडम वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा एक और यहाँ पे है आर डॉट रैंड रेंज। तो ये रेंज फंक्शन की तरह है, जैसे रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड स्टेप्स होते हैं, तो इसमें भी सेम है। हमने कहा अभी भी हमें 1 to 10 चाहिए, लेकिन हमें 2 स्टेप्स लेके चाहिए, यानी कि या तो 1 या तो 3 या 5 या 7, इस तरीके से 2 के रेंज में हमको यहाँ पे चाहिए। जबकि ऊपर वाले फंक्शन में 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी इंटीजर वो दे सकता है। और इसके अलावा एक फाइनल यहाँ पे, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, चॉइस। तो चॉइस हमारा सीक्वेंस के साथ यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है या टपल हो सकता है। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया पाइथन। तो पाइथन एक स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं, देखिए इसके 0 इंडेक्स नंबर पे p है, देन फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे y है, इस तरीके से जितने भी इंडेक्स नंबर हैं, तो किसी भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू ही हमें देगा। लिस्ट में भी ऐसा ही करता है और टपल में भी इस तरीके से करेगा। तो सभी को एक बार हम रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया 10, सिंपली यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया 10, जो कि रैंडमली इसने हमको दिया है, क्योंकि इसमें वैल्यू दोनों इंक्लूड होती हैं, यानी कि 1 या 10 इन दोनों में से भी कोई आ सकता है। एंड देन 5, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेप दिए थे, तो 3, 5, 7 इसी में से कुछ आएगा। एंड पाइथन में से हमको यहाँ पे py मिला है। तो सिंपल है। आई होप आपको बेसिक यहाँ पे आ गया होगा। एंड साथ ही में जो हमारे यहाँ पे मॉड्यूल हैं, इनबिल्ट मॉड्यूल, ये भी आपको आए होंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन यहाँ पे टॉपिक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को, कि यूज़र अगर फंक्शंस को डिफाइन करता है तो किस तरीके से कर सकता है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर भी होते हैं, और आप चाहें तो अपने फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने का जो तरीका है वो है आपका डेफ कीवर्ड की मदद से। डेफ यानी कि हम डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का जो नेम है, सबसे पहले इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके का ही है, डेफ देन स्पेस देन आपका फंक्शन का नेम, जो फंक्शन नेम आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा टुडे नाम से हम यहाँ पे फंक्शन का नेम डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो नेमिंग जो इसके रूल्स हैं वो सेम है आपके आइडेंटिफायर की तरह, यानी कि जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कुछ रूल्स का फॉलो करते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं करते, बीच में स्पेस हमारा नहीं होता, तो वो सारे रूल यहाँ पे भी फॉलो होते हैं। एंड अगेन ये फंक्शन है, तो लास्ट में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस को, देन आपका कोलन, एंड देन इसके अंदर हम अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखते हैं। फिलहाल अगर हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो सिंपली हम पास कर सकते हैं। अभी एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हमने डिफाइन किया, पास की जगह आपका कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, यानी कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, इनपुट आप यूज़र से ले सकते हैं। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इनको हमको रन करने के लिए इन्वोक भी करना पड़ता है, यानी कि इनको हमने कॉल करना पड़ता है, और कॉलिंग का तरीका आपका इस तरीके से है। अब देखिए, जब भी आप इसकी डेफिनेशन आप बनाएंगे या इसको आप कॉल करेंगे, कॉल तो आप कितने बार भी इसे कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार कॉल नहीं होगा, आप चाहें तो इसको कितने बार भी कॉल कीजिए, उतने बार ये वर्क करता है। लेकिन कॉलिंग से पहले ही हमेशा आपने इसको डिक्लेयर करना है, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है ये हमेशा आपकी कॉलिंग से पहले आएगी। इतनी जो इसकी डेफिनेशन है ये कॉलिंग से पहले आती है। और ये कॉलिंग से पहले क्यों आती है? क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो ये लाइन बाय लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आपने कॉलिंग पहले कर दी लेकिन बाद में आप डिक्लेयर करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वो चलाएगा कौन सी चीज़, यानी कि उसकी डेफिनेशन ही नहीं है। तो अभी तो अगर इसको हम रन करें
तो एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा या आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पास जो है एक एम्प्टी स्टेटमेंट है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एक प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ आवर फंक्शन, ये जो है हमारा फंक्शन है। तो देखिए हमने एक बार कॉल किया तो ये इसका कंट्रोल इसके पास जाएगा एंड सिंपली पहली बार में आएगा दिस इज़ आवर फंक्शन, देन हमने अगेन इसको कॉल किया है तो अगेन आएगा दिस इज़ आवर फंक्शन। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए दिस इज़ आवर फंक्शन, दिस इज़ आवर फंक्शन, ये दो बार यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि हमने इसको दो बार कॉल किया है। तो आई होप आपको डिक्लेयर करना यहाँ पे आ गया होगा। और एक प्रोग्राम के अंदर हम कितने फंक्शंस बना सकते हैं, जितना हमारी मर्जी हो, यानी कि एक आपने डिफाइन किया, इसी तरीके से डेफ कीवर्ड की मदद से एक दूसरा फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल एक ही फंक्शन से हम समझते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसमें है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट। अब पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, देखिए पैरामीटर्स बोला जाता है जो यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे, यानी कि फंक्शन में तो अभी हमने डायरेक्टली कॉल किया एंड उसने एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। हम चाहें तो हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, वो दो नंबर वहीं पर आपका एक्सेप्ट करेगा एंड उनका सम भी निकाल देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कॉलिंग के टाइम पे हम यहाँ से कुछ वैल्यूज़ भी दें। मैं चाहता हूँ मान लीजिए कि मैंने 2 and 5 यहाँ पे दिया एंड देन नेक्स्ट टाइम जब मैंने इसको कॉल किया तो मैंने 5 and 7 यहाँ पे दिया। तो मैं चाहता हूँ जब भी इस फंक्शन को मैं कॉल करूँ तो ये फंक्शन इन दो नंबर्स का सम निकाल दे। तो सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे एंड फाइनली इसको डायरेक्टली हम कर लेते हैं। आप चाहें तो एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको डायरेक्टली ही दोनों को प्रिंट कर दे रहा हूँ, यानी कि दोनों का सम। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये भी वैलिड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। चलिए दो बार इसका सम प्रिंट हो जाएगा। तो पहली बार में 2 and 5 मैंने यहाँ से सेंड किया है, तो 2 जो है वो चले जाएगा ए के पास एंड जो 5 है वो चले जाएगा बी के पास। इसी तरीके से नेक्स्ट जब मैंने सेकंड टाइम कॉल किया है तो 5 जो है वो ए के पास जाने वाला है एंड 7 जो है वो बी के पास जाएगा एंड देन दोनों का सम अप करके हम वहीं पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका सम तो आएगा। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो है हमारा पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं अभी तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। आप चाहें तो यूज़र से डेटा लेके उसको भी सेंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल नेम्स भी आ सकते हैं। तो ये हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमारे क्या हो गए, चलिए कमेंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टुडे नाम का जो फंक्शन है वो कितने आर्ग्यूमेंट्स आपका दे रहा है, तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे ये जो आपके होते हैं ए एंड बी, ये यहाँ पे वेरिएबल्स ही होते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ भी आती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे केवल वेरिएबल्स होते हैं जो कि वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वैल्यू है तो वैल्यू किस चीज़ में असाइन होती है, वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, तो ये पैरामीटर्स हमारे हैं। तो सिंपल आपको ये आ गया होगा। तो इसका आउटपुट भी चलिए देख लेते हैं। 2 and 5 7, 5 and 7 आपका 12 आ जाएगा। तो देखिए 7 and 7 12 and 12। तो 7 and 7 and 12 and 12 क्यों आया, क्योंकि हमने 2 बार प्रिंट किया है। एक बार हमने डायरेक्टली एक्सप्रेशन बना के सॉल्व कर दिया, एक बार हमने एक थर्ड वेरिएबल में की हेल्प से दोनों को प्रिंट किया है। तो इसका आंसर 7 and 7 2 बार, इसका भी 12 and 12 2 बार। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स या डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की। देखिए जब भी डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन का हेडर है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स हमारे कहाँ पे होते हैं, फंक्शन के हेडर में होते हैं या डेफिनेशन में होते हैं। इस चीज़ को हेडर भी बोला जाता है, जहाँ पे डेफ कीवर्ड होता है। एंड जहाँ पे डेफ कीवर्ड नहीं होगा, केवल फंक्शन का नाम होगा और वैल्यूज़ होंगे, तो वो हमारा कॉलिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए मैंने c = यहाँ पे 20 लिख दिया, तो क्या अभी ये चलने वाला है? इसको चलिए हम डायरेक्टली इसको अब यहाँ से हटा देते हैं और डायरेक्टली a + b + c 3 नंबर्स को हम यहाँ पे जोड़ते हैं। लेकिन जब हमने कॉलिंग की है तो कॉलिंग के टाइम पे हम यहाँ पे केवल 2 ही वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम अगर सिंपली रन करें तो देखिए a and b में तो 2 and 5 and 5 and 7 यहाँ पे जाएगा दोनों फंक्शंस में। चलिए फंक्शन भी हम एक ही ले लेते हैं, फिलहाल एक ही एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो 2 and 5, ए में यहाँ पे आपका 2 जाने वाला है, बी में आपका 5 जाने वाला है। तो सी में हमने कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 दी है, तो a + b + c यानी कि 2 + 5 + 20 का हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है।
तो देखिए यहाँ पे आंसर 2 + 5 यानी कि 7 + 20 27, यानी कि ये वैल्यू जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप चाहें तो इनमें भी दे सकते हैं, इनमें भी मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू चलेगी, क्योंकि अगर यूज़र कोई वैल्यू देता है तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा ही ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो उसके बाद यहाँ पे चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल केवल हम 2 दें, लेकिन वहाँ पे बी में हमने डिफ़ॉल्ट भी नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे एरर आएगी। तो मान लीजिए मैं 2,2,2 यानी कि ABC तीनों में ही मैं 2 डाल रहा हूँ, तो अब C की यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, यानी कि जो यूज़र ने वैल्यू दी है लास्ट में 2, वो C में यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो देखिए वैल्यू आंसर जो है वो 6 हमको मिला है, यानी कि 2 + 2 + 2 6 हमारा आ गया। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे अगर हम इसको C, A, B लिखते हैं तो ये सिंटेक्स के फॉर्म में यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि कभी भी आपके जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हैं वो कभी भी जो आपके पोजिशनल आर्गुमेंट है या मैंडेटरी आर्गुमेंट्स हैं उनसे पहले नहीं आ सकते। यानी कि अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो आप दीजिए, सिंगल में भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके जो पोजिशनल या मैंडेटरी आर्गुमेंट हैं वो नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसमें एरर क्या आती है, तो देखिए सिंटेक्स एरर है, यानी कि पाइथन का जो सिंटेक्स है उसी की एरर है। तो ये कह रहा है नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ये इसमें आपकी गलती है। तो इसको आपने ठीक कैसे करना है, इसको आप आगे लिख देंगे और इसको हमेशा आपने पीछे लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो कॉन्सेप्ट है हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का। कहाँ पे होते हैं, हेडर फाइल में होते हैं, हेडर में होते हैं, एंड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो होते हैं वो भी इसी में होंगे, पोजिशनल होंगे, एंड इसमें कितने भी आपके हो सकते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट या नेम आर्ग्यूमेंट। अब देखिए कई बार फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में हमारा यहाँ पे थ्योरी होती है, तो थ्योरी इक्वल्स टू मैंने कह दिया किसी के मार्क्स आए हैं 68, एंड प्रैक्टिकल में हम यहाँ पे चलिए 30 ले लेते हैं। तो 2 वेरिएबल मैंने लिए, एंड यहाँ पे भी मैंने वेरिएबल डायरेक्टली ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं तो उसके बाद इनको हम आगे पीछे दे सकते हैं, यानी कि जब आपको फिक्स होता है कि इतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट है एंड नेम भी हमारे सेम है दोनों के, दोनों ही जगह कॉलिंग में भी और जो हेडर पार्ट है उसमें भी, तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे पहले P को वैल्यू दी है, पहले T को वैल्यू दी है देन P को, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, हमने P और T को आगे पीछे लिखा है। लेकिन ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है या नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, हमने नाम भी दिया है यहाँ पे वेरिएबल्स का, तो हमारा ये प्रिंट हो जाता है। तो दोनों को चलिए दोनों का सम हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो देखिए 98 हमारा यहाँ पे आंसर आया है। यानी कि आप चाहें तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर पहले से फिक्स है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे कितने हैं। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एंड इसके अलावा मल्टीपल फंक्शंस भी अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो फंक्शंस में आता है, जो कि है आपका एक तो रिटर्न टाइप, कि रिटर्न टाइप हमारा क्या किस तरीके से काम करता है, एंड साथ ही में म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो फंक्शंस के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक फंक्शन कैसे किसी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हम एक सिंपल सा एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सम नाम से, जिसमें कि 2 वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं और इन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे प्रिंट भी करते हैं a, b, एंड साथ में यहाँ से रिटर्न कर देते हैं इनका सम, यानी कि a + b। आप चाहें तो एक थर्ड वेरिएबल लेके उस वेरिएबल को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सम को कॉल किया एंड हम यहाँ पे दे देते हैं 2,7, यानी कि 2 नंबर हमने दे दिए, वहाँ पे दोनों नंबर प्रिंट होंगे और रिटर्न भी होगा। लेकिन शायद अभी आपको आउटपुट में इसका सम नज़र नहीं आएगा, तो इसको हम चला के देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर तो आपको मिल गए 2 और 7, लेकिन सम नहीं आया, यानी कि इसने रिटर्न तो किया लेकिन वो रिटर्न करके जो वैल्यू आपकी बनी है वो वैल्यू एक्चुअल में है कहाँ पे, तो वो वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर ही होती है, यानी कि इसी ब्लॉक के अंदर वो वैल्यू है। आप चाहें तो इस पूरे ब्लॉक को ही प्रिंट कर दीजिए, ताकि यहाँ पे जब ये कॉल करने के बाद रिटर्न करेगा तो डायरेक्टली जो वैल्यू बनेगी वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाए। तो अब यहाँ पे हमको 9 मिलने वाला है। देखिए 2 और 7 का सम होता है 9। तो सिंपल है, और आप चाहें तो इसको वेरिएबल में भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको और कहीं पे यूज़ करना है तो आप इसको जो वैल्यू इस सम के अंदर आएगी रिटर्न होके उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दीजिए, देन उस वेरिएबल को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल है, इस मेथड से भी आप रिटर्न करवा सकते हैं। और एक फंक्शन के अंदर
एक रिटर्न जो है स्टेटमेंट वो कितने भी टाइम्स आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट केवल एक ही बार होगा। यानी कि उसको हम लिख तो बहुत बार सकते हैं, अगर हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट चला दें फंक्शन के अंदर कि इफ वैल्यू इज़ दिस तो रिटर्न इतना करो, एल्स ये रिटर्न करो, तो उसमें से एक ही चलने वाला है। यानी कि एग्जीक्यूट एक बार होगा, लेकिन उसको हम लिख बहुत बार सकते हैं। और ये हमेशा ही आपका लास्ट स्टेटमेंट होता है रिटर्न वाला किसी भी फंक्शन से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर a+b नहीं भी लिखेंगे, आप केवल रिटर्न लिखें, उसके बाद देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके इंटेंड में नहीं आ रहा। और अगर आप इंटेंड में जाके इसको लिखेंगे भी तब भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही रिटर्न कीवर्ड मिलता है फंक्शन के अंदर, ये डायरेक्टली अपने फ्लो ऑफ कंट्रोल को या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को अपने जिस फंक्शन ने या जिस जगह से इसको कॉल किया गया होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो रिटर्न हमेशा लास्ट कीवर्ड होता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट क्या क्या करता है और रिटर्न क्या क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 7 न दे के यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दे दी है। तो देखिए एक लिस्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंड साथ ही में चलिए इसको हम प्रिंट भी कर लेंगे, जो भी वहाँ से रिटर्न होगा उसको हम प्रिंट भी कर लेंगे। तो हमने पूरी एक लिस्ट दे दी। तो लिस्ट एक ही वेरिएबल है, तो इसके लिए एक ही वेरिएबल की हमको ज़रूरत पड़ेगी, एंड यहाँ पे मैंने इसको वापस रिटर्न भी कर दिया। यानी कि एक लिस्ट हमने सेंड करी और एक लिस्ट वहाँ पे एक्सेप्ट भी हुई है। तो आप कितने भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। आपने लिस्ट दे दिया, कॉमा, आप एक टपल इसके बाद दे सकते हैं। तो कुछ भी आप वैल्यू देंगे तो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती है एंड कोई भी वैल्यू रिटर्न भी हो सकती है। तो देखिए सिंपल सा है, 2 and 7 एंड 2 and 7, एक 2 and 7 आपने यहाँ प्रिंट किया है, दूसरा यहाँ प्रिंट किया है। अब इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 2, 7, 3, 5 मैंने 4 वैल्यूज़ भेजी, तो इनको एक्सेप्ट करने के लिए हमको ऊपर एक तरीके से तो 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरीके से इसको सेंड करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये टपल है। अगर इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूँ इस तरीके से, अगर मैं दोनों साइड से ब्रैकेट यूज़ करता हूं तब तो ये क्लियर हो गया कि ये टपल है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तब भी ये टपल ही इसको कंसीडर किया जाता है। तो जब भी हम ऐसी वैल्यूज़ को भेजते हैं, यानी कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हम एक साथ देते हैं, तो ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन के हेडर में एक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, यानी कि जिसको हम स्टार लगा के बनाते हैं। इसका मतलब ये है अगर कोई भी आपका ज़्यादा वैल्यूज़ वहाँ से आती हैं तो उन सबको हम एक ही वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, हमने इतनी सारी वैल्यूज़ भेजी तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो टपल्स के फॉर्म में ही वहाँ पे गई हैं। अभी तो एक टपल ही थी, लेकिन वैसे भी ये टपल के फॉर्म में ही वहाँ पे जाती हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ गया होगा। देखिए अभी टपल मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ये सम का ब्रैकेट है, तो केवल वैल्यू है 2, 7, 3, 5। तो ये सभी वैल्यू वहाँ पे गई, लेकिन ए जो है वो उसने इन सभी वैल्यू को एक्सेप्ट किया एज अ टपल, यानी कि इन सभी का एक टपल बना दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि 2 जो है ये अलग वेरिएबल में जाए एंड बचा हुआ 7, 3 एंड 5 यानी कि ये वैल्यू अलग में जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं b। तो b जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है या आपका पैरामीटर है, ये केवल 2 को एक्सेप्ट करेगा एंड रिमेनिंग जो 7, 3 एंड 5 है ये आपका a के पास आएगा। तो सिंपल है, ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए अब केवल यहाँ पे 2 नहीं आया क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं किया है, हमने केवल a को ही प्रिंट किया है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है एंड रिटर्न टाइप क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आपके किस तरीके से बिहेव करते हैं फंक्शंस के साथ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन h नाम से यहाँ पे क्रिएट कर दिया एंड इसका जो कोड है अभी हम लिखेंगे, तो सिंपली मैं पास यहाँ पे लिखता हूँ। और सबसे पहले हम एक यहाँ पे इम्यूटेबल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि जो चेंज नहीं होता, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, तो वो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे। तो a में मैंने यहाँ पे 10 मान लीजिए असाइन कर दिया एंड देन मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड इस वैल्यू को वहाँ पे सेंड कर देता हूँ एंड देन अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a को। तो सिंपल सा मैंने काम किया, ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया और एक फंक्शन क्रिएट करके वहाँ पे वैल्यू पास ऑन कर दी। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड इस वेरिएबल को पहले तो हम प्रिंट करेंगे, यानी कि हमने p को पहले यहाँ पे प्रिंट कर दिया, जो भी वैल्यू आई है, फिलहाल अभी 10 हमने दी है तो 10 यहाँ पे प्रिंट होगा एंड देन हम p में चेंज करके 100 कर देते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले
जब हमने ए में यहाँ पे 10 को असाइन किया है, देन हमने कॉल किया, तो कॉलिंग के बाद कंट्रोल आपका फंक्शन में चला जाएगा एंड प्रिंट हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे प्रिंट पी में आपका 10 प्रिंट होगा। देन हमने पी को 100 कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो प्रिंट ए है इसमें हमारा क्या आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए, क्योंकि ये आपका म्यूटेबल है, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकता है। तो सिंपली इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखिए दोनों में ही वैल्यू 10 है, यानी कि जो हमने चेंज किया उसका हमें यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। पी में हमने 100 किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं इसी में आपका, अब यहाँ पे इसको हम एक लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 10, 20, 30 ये हमने यहाँ पे भेज दिया, 3 वैल्यूज़ हमने भेजी एंड हमने सेम काम किया। इस वैल्यू को हमने एक फंक्शन में सेंड कर दिया एंड देन वहाँ पे हमने अब चेंज करना है। तो ये लिस्ट है, तो चेंज ऐसे नहीं होगा। हम कहते हैं कि इसके 0 इंडेक्स नंबर पे, यानी कि जहाँ पे 10 है वहाँ पे हमारा आ जाए सिंपली 100। तो 10, 20, 30, तो यहाँ पे 10 की जगह हमने 100 कर दिया है। तो अब क्या चेंजेस दिखाई देंगे, अब यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपका म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो यहाँ पे चेंजेस होते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, 10, 20, 30, 100, 20 एंड 30, तो यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये चेंज इसीलिए हुआ क्योंकि ये म्यूटेबल है, जबकि इम्यूटेबल में चेंज नहीं होता है, क्योंकि इम्यूटेबल में केवल आपकी एक कॉपी वहाँ पे फंक्शन में जाती है, उस कॉपी में आप कुछ भी कीजिए, जो ओरिजिनल फाइल है उसमें चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक रेफरेंस के फॉर्म में वहाँ पे जाता है, यानी कि एक तरीके से एड्रेस ही इसका वहाँ पे हम भेजते हैं, जो आपका म्यूटेबल है, लिस्ट हो या डिक्शनरी हो, तो एड्रेस ही अगर वहाँ पे होगा तो आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो एक्चुअल जो डेटा है उसमें भी चेंजेस नज़र आते हैं। तो आई होप आपको म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ऐसे आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक लिस्ट होती है जिसको एक फंक्शन को असाइन किया जाता है, वहाँ पे लिस्ट में अगर कोई भी चेंजेज होते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे उसको चेंजेस को रिफ्लेक्ट करके देख भी सकते हैं। तो आई होप आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल यहाँ पे क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक में बात करते हैं स्कोप्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के स्कोप्स क्या होते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन मैंने बना दिया एंड उसमें एक वेरिएबल भी ले लिया एंड इसको हम प्रिंट करते हैं ए को, एंड देन हम यहाँ पे एक ए नाम से एक और वेरिएबल लेते हैं, इसमें हमने 90 दे दिया एंड देन हम पी को कॉल करेंगे आपका ए के साथ। अब देखिए ए जो है वो दोनों जगह है, तो अभी वहाँ पे जो वैल्यू तो हमने डायरेक्टली असाइन कर दी, लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू असाइन ना करके डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे आपका ए ही प्रिंट होने वाला है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम फर्स्ट लेवल पे बनाते हैं वो सभी ग्लोबल होते हैं, यानी कि वो किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर भी उनको हम प्रिंट कर सकते हैं या उनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, अगर इसको हम केवल कॉल करें, कोई वैल्यू ना दें, ए केवल हमने ग्लोबल बनाया है, तब भी ए में आपकी वैल्यू जो है वो आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे 90 अभी भी हमारा प्रिंट हो रहा है, जबकि ये फंक्शन के अंदर है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर इसी के अंदर हम a इक्वल्स टू 90 की जगह 100 दे दें, तो अब कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, एग्जैक्टली अब आपकी जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो 100 होने वाली है, क्योंकि ये आपका लोकल वेरिएबल है एंड लोकल वेरिएबल की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है ग्लोबल वेरिएबल से। तो अब देखिए अब यहाँ पे आपका 100 हमारा प्रिंट हुआ है। तो सिंपल सा है लोकल एंड ग्लोबल, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक कीवर्ड भी है ग्लोबल कीवर्ड, जिसकी मदद से हम फंक्शन के अंदर, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको ना बनाएं, यहाँ पे इसको हम प्रिंट नहीं करते और डायरेक्टली हम यहाँ पे p को हमने कॉल तो किया और हम यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करें a को, तो a यहाँ पे ग्लोबली तो हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो a में कौन सी वैल्यू आएगी, तो a में 100 यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो लोकल होते हैं एंड लोकल की प्रायोरिटी आपका कम होती है ग्लोबल से, और उनको हम फंक्शन के बाहर यूज़ भी नहीं कर सकते। तो अभी देखिए अभी तो यहाँ पे एरर हमको मिलेगी, ये देखिए a इज़ नॉट डिफाइंड, a डिफाइंड नहीं है, ये एरर हमको मिली है और ये एरर इसीलिए मिली है क्योंकि a जो है वो डिफाइंड नहीं है ग्लोबल स्कोप के अंदर। तो अगर आप ग्लोबली इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फंक्शन के अंदर से भी आप ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, ग्लोबल a, यानी कि अब जो a नाम का वेरिएबल है ये आपका ग्लोबल हमने डिक्लेयर किया फंक्शन के अंदर ही, तो अब इसको फंक्शन के बाहर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो 100 एंड 100 यानी कि फंक्शन के अंदर ही हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया ताकि उसको हम फंक्शन के आउटसाइड भी यूज़ कर सकें।
तो आई होप आपको ग्लोबल एंड लोकल का भी यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। तो और भी कोई टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इस वीडियो के नोट्स हैं, जो कंप्लीट नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं।